हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। प्रिया शादी करने के नाम से डर रही थी और बार बार अपनी मम्मी से एक ही बात कह रही थी, मम्मी यहाँ मायके में तो आपने ये बात सबसे छुपा ली और मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं होने दी, पर ससुराल में ये बात किसी को भी पता चल गई तो आप जानते हो ना मम्मी, वहां मेरा कितना अपमान होगा जब मेरी सास और पति को ये पता चलेगा कि मैं रात में सोते वक्त बेड पर सुसु करती हूँ, जो कि मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। प्रिया बेटा, मैंने तेरी दवाइयां सूटकेस में रख दी हैं, तूने समय पर लेती रहना। तू घबरा मत, डॉक्टर ने भी तो यही बोला है ना कि तुम्हें तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है और रात को सोने से पहले सुसु करके सोना, तो तुम्हें ही परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते समय अपने मोबाइल में आधी रात का अलार्म भी लगा लेना, जैसे यहाँ लगाकर सोती हो। प्रिया उस वक्त माँ की बात को सुन लेती है, पर उसके मन में इस बात को लेकर बहुत डर और घबराहट पैदा हो रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक प्रिया अपने फोन में अलार्म लगाकर सोती है तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन प्रिया, अचानक मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, पर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम इस बात को लेकर मेरे से नाराज तो नहीं होना? नहीं नहीं, मैं भला क्यों नाराज होने लगी, आपका काम पहले है, आप अच्छे से काम करके लौटना। अरे रवि बेटा, तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना बहू का ख्याल रखने के लिए, हम दोनों सास बहू खूब मजे करेंगे। रवि काम से बाहर चला जाता है। उसी रात, प्रिया बेटा ये देख, मैंने हम दोनों के लिए कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम मंगवाई है, हम दोनों मिलकर खाते हैं। पर मैं तो आइसक्रीम खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी चीजें खाने से मुझे और ज्यादा सुसु आता है। पर माँ जी को मना कैसे करूं, उन्हें बुरा लगेगा, मुझे आइसक्रीम खानी पड़ेगी। है ना कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम, हमारे यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है। एक काम करो, जब तक रवि वापस नहीं लौटता हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो जाती हैं। रात को सोते समय गप्पे मारेंगे। जी जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब क्या करूं, मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा, कहीं रात में मेरा सूसू निकल गया तो मेरी तो सारी सच्चाई माँ जी और रवि के सामने आ जाएगी। उस रात प्रिया 2 बार अलार्म लगाकर सोई थी, इसलिए वो रात में 2 बार बाथरूम हो आई थी, पर चिंता और डर से वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगली रात जब प्रिया अपनी सास के साथ सोई तो उसका फोन चार्ज नहीं था, इस वजह से उसकी बैटरी खत्म हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। प्रिया गहरी नींद में थी तो उसे पता ही नहीं चला कि उसे रात में उठकर बाथरूम जाना है। अगली सुबह जब प्रिया सोकर उठती है, उसका पूरा बिस्तर गीला था। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगते हैं। प्रिया की सास ये सब देख लेती है और गुस्से में प्रिया पर चिल्ला पड़ती है। इतनी देर में रवि भी वापस आ जाता है। रवि बेटा, हम बेड पर सूसू करने वाली बहू ले आए हैं, मुझे तो सचमुच इसे अपनी बहू कहते हुए शर्म आ रही है। दुनियादारी और समाज में किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। अब मैं इसका क्या करूं, इसके माँ बाप ने भी हमसे इस बात को छुपाया और तो और इसने भी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी इसकी माँ के घर भेज दे। अब तू ही इससे बात कर। माँ, मैं ये बात जानता हूँ, मुझे पता है कि प्रिया को रात में बेड पर सूसू करने की आदत है। क्या तू ये बात जानता है और तूने ये बात मुझसे छुपाई? आते ही बीवी का गुलाम हो गया। रवि इस बारे में जानते थे, पर उन्होंने मुझसे इस बात के बारे में पूछा भी नहीं और गुस्सा भी नहीं किया। पर रवि को ये बात कैसे पता चली? मैं तो रोजाना अलार्म लगाकर सोती हूँ। माँ, ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस रात प्रिया बहुत गहरी नींद में थी। अलार्म मैंने ही बंद किया था। तब मैंने देखा प्रिया के आसपास बिस्तर गीला हो रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया था। प्रिया, तुम्हें याद होगा जब उस दिन तुमने मेरे उठते से ही बेडशीट चेंज कर दी थी ताकि मुझे पता न चले। माँ, प्रिया की नजर से सोचो, वो खुद इस आदत से कितनी शर्मसार होती होगी। शायद ये कई रातें सो भी नहीं पाई है। माँ, आप जानती हो इस आदत की सबसे बड़ी वजह तनाव है। आप तो खुद कहती हो किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी वजह चिंता होती है। और माँ, हम कितनी बीमारियों का शिकार होते हैं, पर उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ हमें अपनों के सहयोग की भी तो जरूरत होती है।
तभी तो हम बीमारी से लड़कर ठीक हो पाते हैं। माँ, इस वक्त प्रिया जिस जगह खड़ी है शायद हम दोनों उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त प्रिया को हम दोनों के सहयोग की बहुत जरूरत है। अच्छा माँ, एक बात बताओ, अगर यही आदत मुझ में होती तो फिर तुम क्या करती? मेरे ठीक होने में मेरी मदद करती या फिर मुझ पर गुस्सा करके मुझे घर से निकाल देती? माँ, अगर आप प्रिया को इस घर में नहीं रख सकती तो मैं प्रिया को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। रवि की बातों को सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रो पड़ती है। सचमुच रवि एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। मुझे माफ कर दे बेटा, तू ये घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रिया बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, ना कि तुम्हारी कमी को ढूंढना चाहिए था। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूं जो मुझे पति के रूप में रवि और माँ के रूप में आप मिले। प्रिया अपनी सास के गले लग जाती है। ये देखकर रवि भी बहुत खुश होता है। प्रिया अब रात में तरल पदार्थ ज्यादा नहीं लेती थी और समय पर सोती थी। प्रिया रात में कभी अलार्म से ना उठ पाए तो रवि उसे उठा देता था ताकि प्रिया को रात में कोई परेशानी ना हो। प्रिया की सास और रवि प्रिया को खुश रखते थे। धीरे धीरे रवि और सास के सहयोग से कुछ समय में ही प्रिया की ये आदत पूरी तरह से छूट जाती है। सुबह सुबह पुलिस थाने में फोन की घंटी बजी और इंस्पेक्टर कृष्णा ने फोन उठाया। जी बताइए। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। आगे से हटिए, सब लोग भीड़ को साइड में करो। इस लेडी को एम्बुलेंस में ले चलो। कुछ नाम वगैरह पता चला कि कौन है, कहां से आई है? नहीं सर, बस हमें फोन आया कि यहां पर एक औरत बेहोश पड़ी है, तो मैंने यहां पहुंचकर आपको खबर दी। औरत को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अगले दिन सुबह उसे होश आता है। मुझे लगता है आप अब ठीक हैं। आपका नाम क्या है? अपने बारे में बताइए। और लोगों के कहे मुताबिक आपने खुद को गाड़ी के नीचे आकर मारना चाहा, क्या यह सच है? आप जानती हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपका आने वाला बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आ पाता। हाँ, मैंने खुद को मारना चाहा, तो और मैं क्या करती? मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मुझे अपनी ससुराल से इस हालत में भागना पड़ा। मेरा नाम कोमल है। आज से 2 साल पहले राजरानी नाम की एक औरत अपने बेटे रमेश का रिश्ता लेकर मेरे बापू के पास आई। देखिए राम प्रकाश जी, मैं जानती हूं आपके हालात बहुत ही खराब हैं। कर्जे ने आप पर बहुत बोझ डाल दिया है, इसलिए बोल रही हूं हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। बस कोमल हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे भाग्य खुल जाए। मेरे शहर में रहने वाले दोस्त मदन लाल ने जैसा आपके बारे में बताया था, बिल्कुल वैसा ही स्वभाव आपका पाया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी कोमल बिटिया को रमेश जैसा पति मिलेगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बहन जी। और फिर मेरी शादी रमेश के साथ हो गई। मेरे बापू ने मुझे बड़ी खुशियों और अरमानों से डोली में विदा किया था। मैं अपनी सास राजरानी और पति रमेश के साथ शहर आ गई, पर मेरी सास और मेरे पति की सच्चाई शायद कुछ और ही थी, जो उन्होंने मुझसे और मेरे बापू से छुपाई थी। माँ जी, आप तो कह रही थी कि आपके शहर में बहुत बड़ी हवेली है। ये तो एक कमरे का ही मकान दिखाई दे रहा है माँ जी। हमारी हवेली में कुछ काम चल रहा है, इसलिए हम यहाँ कुछ वक्त के लिए किराए पर रह रहे हैं। अच्छा माँ जी। माँ जी, रमेश नजर नहीं आ रहे? आज सुबह से वो दिखाई नहीं दे रहे। कोमल बहू, हमारा व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है, इसलिए रमेश ज्यादातर काम पर ही रहता है। अच्छा, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात के वक्त मेरे पति रमेश नशे में चूर आते हैं। उनकी हालत देखकर मैं घबरा गई थी। अरे तुम सो गई बड़ी जल्दी? वैसे नींद में तो मैं भी हूं। अरे, ये इतनी शराब पीकर आए हैं, इन्हें तो होश ही नहीं है। पर माँ जी ने तो कहा था कि रमेश शराब को हाथ तक नहीं लगाते। माँ जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगली सुबह, माँ जी, रमेश शराब पीते हैं। आपने तो कहा था कि रमेश को शराब की लत नहीं है। कल तू शादी करके आई है
और आज मेरी बुराइयां गिनाने लगी। रमेश बेटा, बहू से किस तरह से बात कर रहा है? बेचारी डर जाएगी। बहू, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तू पागल है क्या? अभी गुस्से से सारा खेल बिगाड़ देता। बड़ी मुश्किल से नई मुर्गी हाथ लगी है, अभी फड़फड़ाने लगती। पता नहीं माँ, रात में कुछ ज्यादा हो गई थी, अब से ध्यान रखूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी सास मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात हमेशा खटकती थी कि मेरे बापू से तो मेरी सास ने कहा था कि वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, पर शहर आकर तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ जी, आप तो कह रही थी कि हमारी हवेली कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। हम कब तक अपनी हवेली में रहने जाएंगे? मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो खुशी नहीं मिल पाई जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, पर मैं भी क्या करूं। रमेश बता रहा था कि उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमें अपनी हवेली बेचनी ना पड़े। आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी रहकर बहुत खुश हूँ। आपका प्यार पाकर मैं माँ की कमी भी महसूस नहीं करती। उस दिन रमेश शाम को पिक्चर की 2 टिकट लेकर आए और मुझसे बोले, कोमल, जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, मैं तुम्हें कहीं भी घुमाने नहीं ले गया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पिक्चर देखने चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बाद पहली बार रमेश मुझे घुमाने ले जा रहे थे। मैंने शहर भी अच्छे से नहीं घूमा था। मैं पहली बार ही शहर आई थी, इसलिए किसी को जानती तक नहीं थी। रमेश पान की दुकान से अपने लिए एक सिगरेट खरीदने लगे। मैं उनका सिनेमा हॉल के गेट पर इंतजार कर रही थी कि तभी। फिर क्या हुआ बताइए कोमल जी। हवलदार, इन्हें पीने के लिए पानी दो। छोड़ देगा ये तुम्हें भी, इसने मुझे भी छोड़ दिया है। मैं दर दर भटक रही हूँ। कौन हो तुम और मेरे से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? कोमल, पिक्चर शुरू हो जाएगी, मैंने टिकट खरीद लिए हैं। आओ सिनेमा हॉल में चलते हैं। रमेश, वो औरत कौन थी जो शायद मुझे कुछ कहना चाह रही हो? कौन सी औरत? कोमल, तुम नहीं जानती ये शहर है। यहाँ पर हर गली नुक्कड़ में एक मांगने वाला तुम्हें मिल जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीता और मैं गर्भवती हो गई। ये सुनकर मेरी सास राजरानी बहुत खुश थी। कोमल बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं एक प्यारे से बच्चे की दादी बन जाऊंगी। रमेश, तूने सुना? कोमल बहू हमें कितनी बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। अब से तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगी, सिर्फ अपना और अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखोगी। अब तो मेरी सास राजरानी मेरे ऊपर और भी ज्यादा प्यार रखने लगी थी। ये देखकर मैं बहुत खुश थी। एक सुबह मैंने माँ जी से मंदिर जाने के लिए पूछा। माँ जी, मैं बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं निकली, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर हो आऊं? हाँ हाँ, जरूर जाओ, पर ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मैं मंदिर के लिए पैदल ही सड़क पर जा रही थी। तभी मुझे वो औरत दोबारा दिखाई दी जो मुझे पिछले दिनों सिनेमा हॉल के बाहर दिखाई दी थी। बस मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कौन हो तुम जो बार बार मेरा पीछा कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम रमेश की पत्नी कोमल हो, पर शायद तुम ये नहीं जानती मैं रमेश की पहली पत्नी सुषमा हूँ। पहली पत्नी सुषमा? ये कैसे हो सकता है? रमेश की पत्नी मैं हूँ। मेरे से पहले उनकी शादी किसी के साथ नहीं हुई। तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखो, मेरे साथ इस फोटो में कौन है। ये कैसे हो सकता है? रमेश ने मेरे से पहले तुमसे शादी की, और अगर वो शादीशुदा थे फिर उन्होंने मेरे से शादी क्यों की? बच्चे के लिए। वो दोनों माँ बेटे गर्भवती बहू का सौदा करते हैं। तुम्हारे से पहले रमेश ने मेरे साथ भी शादी की थी, और मैं जब गर्भवती हुई तो 9 महीने बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। पर वो माँ बेटे मेरे बच्चे को गर्भ में ही बेच चुके थे। उन्होंने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया और मेरे बच्चे को ना जाने किन हाथों में लाखों रुपए में बेच दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं एक गांव की सीधी सादी अनपढ़ लड़की थी, और मैं करती भी क्या? मेरे गरीब माँ बाप तो ये सब सुनकर ही मर जाते। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई और यहीं शहर में दुख के दिन काट रही हूं। मुझे राजरानी और रमेश ने धोखा दिया है।
मेरे बच्चे को धोखे से लाखों रुपए में उन्होंने अनजान हाथों में बेच दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारी बातों पर यकीन करूं या नहीं। बस तुम इतना याद रखना, जब राज, रानी और रमेश तुम्हें अस्पताल ले जाने लगे तो वहां पर तुम किसी तरह से नींद का इंजेक्शन लगने से अपने आप को रोक लेना। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो तुम्हें नींद का इंजेक्शन देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक तो वो तुम्हारा गर्भ बेच भी चुके होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी भी सुषमा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर कल सुबह जब अस्पताल में मैंने अपने पति और सास को एक डॉक्टर से बात करते हुए सुन लिया था, वो लोग मुझे नींद का इंजेक्शन देना चाहते थे। मैं भागकर कहां जाती, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से अस्पताल से भाग निकली। पर ऐसी जिंदगी से मैं मर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। लेकिन आप वहां पर पहुंच गए और मुझे यहां ले आए। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको आपके पिताजी के पास भेज देंगे, फिर आप उनके पास सुरक्षित रह सकती हैं। बाकी रहा राज, रानी और रमेश का सवाल, तो उनको तो हमारी पुलिस की टीम पकड़ ही लेगी और आज शाम तक वो दोनों मां बेटे सलाखों के पीछे होंगे। कोमल अपनी हिम्मत और प्रयास से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा लेती है। पुलिस सुषमा का भी बयान लेती है और राज, रानी और रमेश को बच्चा बेचने के जुर्म में सजा हो जाती है। भले ही कोमल को अच्छा पति और अच्छी ससुराल नहीं मिल पाई थी, उसे जिंदगी से संघर्ष करना था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने बच्चे को उन दरिंदों से बचा पाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।